सबसे पहले से मैं एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत कर देता हूँ। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अभी लास्ट भाग में हम अपने कुछ युवा रचनाकारों से, साहित्यकारों से बात कर रहे थे, कुछ यंग जनरेशन से। तो उनसे बहुत सारे प्रश्न निकल के हमारे सामने आए, जिसका आज हम उत्तर आप सबसे चाहेंगे कि हमें मिल जाए, अधिकतर उत्तर मिल जाए हमें। और कुछ तकनीकी विषयों पे भी आप सबसे जानकारी लेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज के जो भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको बहुत सारी नई चीजें आज के इस डिस्कशन से सीखने को मिलेंगी। तो सर, सबसे पहला मेरा एक बेसिक प्रश्न आपसे है। मैं विनोद प्रसून जी को आमंत्रित करता हूँ इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि सर, विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं हिंदी रचनाकारों को एक मंच देने के लिए, या फिर हिंदी रचनाकारों को एक बेस देने के लिए, उनको उसकी प्रॉपर जानकारी देने के लिए कि किस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं या किस तरह से रचनाएं गढ़ी जाती हैं। तो क्या विद्यालय स्तर पर इसके कोई प्रयास हो रहे हैं, या फिर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न है। वास्तव में प्रयास हो रहे हैं और बहुत प्रशंसनीय प्रयास हो रहे हैं। अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है कि वे सृजन तक पहुंचाने के लिए बच्चे को क्या प्रयास कर रहे हैं और कैसे उनके साहित्य की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने साहित्य का सही स्वरूप अगर बच्चे के आगे रख दिया है ना, तो निश्चित रूप से बच्चा कहीं आकर्षित होगा लेखन के लिए और आगे चल के कुछ भी बने। जरूरी नहीं है वह हिंदी को एक विषय के रूप में, एक मतलब व्यावसायिक विषय के रूप में चुनकर आगे बढ़े। जरूरी नहीं है वह डॉक्टर भी हो सकता है कल चलकर, वह इंजीनियर भी हो सकता है, वह प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। लेकिन अपने कार्य क्या किया, विद्यालय स्तर पर बच्चे के मन में कहीं साहित्य का बीज बो दीजिए, अंकुरित कर दीजिए। और साहित्य का बीज अगर अंकुरित हो गया ना, तो सा से सबसे पहले तो सा कहता है वो सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, अपने सामाजिक सरोकार को समझेगा, कहीं संवेदनशील हो जाएगा, कहीं सौहार्द उसके अंदर आ जाएगा, सरसता आ जाएगी, जीवन की सरसता उसके अंदर आ जाएगी। तो साहित्य तो यही है कि वो उसको सरसता की ओर ले जाए, हित चिंतक बना दे। ही कहता है हित चिंतक बना दे, तो कहता है कहीं त्याग की ओर जाए, त्याग समझे त्याग क्या होता है ना, युगानुकूल सोच रखे, युग के प्रति अपने दायित्व को समझे। तो साहित्य शब्द अपने आप पावन शब्द है और अगर इसके बीज कहीं मन में बो दिए जाएं विद्यालय स्तर पर, तो बच्चे बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आगे चल के इसको एक व्यावसायिक विषय के रूप में चुनेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं वे अपने मन में वो साहित्य के संस्कार लिए हुए होंगे ना, तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और जिस क्षेत्र में होंगे, वे उस क्षेत्र में भी निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि साहित्यिक संस्कार उनके अंदर होंगे। तो तपस निश्चित रूप से ना विद्यालय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और आज जैसा कह रहे हैं कि आज केवल ना पाठ्य सामग्री बच्चों तक पहुंचाने वाला उद्देश्य लेकर शिक्षा नहीं बना जाता है। आज भावात्मक उद्देश्य लिखा जाता है। एक बड़ा उद्देश्य है शिक्षक का, भावात्मक उद्देश्य। और भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत यही सब चीजें हैं कि हमें कैसे उनको संवेदनशील बनाना है, कैसे उनके अंदर साहित्य के संस्कार बोने। तो अगर हम उन दायित्वों को निभा रहे हैं विद्यालय स्तर पर, तो बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे। और जैसा मैंने आरंभ में ही कहा, निहार जी के बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं लेखन। मैं देखता हूँ बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं, बच्चों को सौंपते हैं दायित्व और बच्चे उस दायित्व को निभाते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात है। और वो तो प्रत्यक्ष उदाहरण सामने है, और तो एक्सपर्ट के रूप में आज सामने बैठे हुए हैं, अपनी बात कहेंगे ये भी। जी सर, तापस। और सर, क्या मैं इस पे थोड़ा सा और आगे इसको समझना चाहूंगा कि क्या पाठ्यक्रम स्तर पर या एज ए सब्जेक्ट उनके पास उस विषय को चुनने के मतलब अधिकार हैं, या फिर जैसे कि एक पड़ाव आने के बाद हमें साइंस चुनना होता है या कॉमर्शियल चुनना होता है, तो क्या उसी तरह से हम हिंदी कविताओं को एक विषय के रूप में या पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए चुन सकते हैं? देखिए, पाठ्यक्रम में तो बच्चा स्वतंत्र है। 10वीं तक, 10वीं में भी जाके वो विषय बदल सकता है, ऐसा कोई नहीं है। जहां 8वीं तक अगर उसने हिंदी पढ़ ली है, या 9वीं 10वीं में हिंदी पढ़ ली है, या 11वीं 12वीं में, और उसके बाद वो छोड़ना भी चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर आपने साहित्यिक संस्कार भर दिए। देखिए, विषय की तो उसको छूट है, वह आगे चल के, जैसा मैंने कहा, वो जो भी बनना चाहता है, अपने जीवन लक्ष्य के जो विषय हैं वो चुन लेगा। लेकिन आपने जो 8वीं तक पढ़ाया, या आपने 10वीं तक पढ़ाया, या आपने 12वीं तक पढ़ाया, वे संस्कार उसके साथ जाने। तो साहित्य के संस्कार तो कहीं अंकुरित किए जा सकते हैं। साहित्य अंकुर अगर विकसित हो गया, तो समझ लीजिए कि फिर वो तो साहित्यिक संस्कार लेके जाएगा, लिखेगा। अब मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, बिजनौर की धरती से नमन कर रहा हूं मैं उनको।
डॉक्टर जी अजय जन्मेजय जी एमबीबीएस हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं नमन कर रहा हूं उनके व्यक्तित्व को कि उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए भी साहित्यिक क्षेत्र में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इतना बड़ा योगदान है उनका। अगर वो जी बाल जी गीत लिखते हैं तो बच्चों के मन में उतरने वाले बाल गीत होते हैं। अगर वे नवगीत सृजन पर आते हैं तो नवगीत में ऐसे ऐसे प्रतीक, ऐसे ऐसे बिंब ढूंढ कर लाते हैं कि जिनको पढ़ के लगता है कि ये देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य में उनका कितना बड़ा योगदान है। क्या चित्र जी सामने रख दिया है, एक जी एक उदाहरण सामने रख दिया है। तो जी विषयगत तो तपस कुछ भी हो, कोई भी विषय हो, साहित्यिक संस्कार होने चाहिए हृदय में। और उसको जी वह कार्य कौन करेगा? वह कार्य करेगा जो प्राइमरी स्तर पर या जो मिडिल स्तर पर जो शिक्षक भाषा हम्म, पढ़ा रहा है, यह कार्य वही करेगा। अगर हम इन सबके उदाहरण देखें ना तो जरूर निकलेंगे कि शिक्षक से कहीं प्रेरित होकर सृजन की ओर आए। जी नरेंद्र सिंह निहार जी खुद मुझे जब भी बात होती है बताते हैं अपने जो इंटर में जिन्होंने पढ़ाया उन गुरुजी का स्मरण करते हैं। मैं खुद गुरुजी हम्म, का स्मरण करता हूँ जिन्होंने पढ़ाया, जी जिन्होंने साहित्यिक संस्कार दिए। तो जी जी साहित्यिक संस्कार होने चाहिए और ये संस्कार एक शिक्षक वर्ग को जरूर अपनाने चाहिए कि वे बच्चों को ऐसे संस्कारों से मंडित कर दें। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो शिक्षण संस्थान है उनका भी जी अधिक रुझान अंग्रेजी भाषा की तरफ है। अब मैं अपने जी बेटे की ये बात करता हूँ, जब मैं वो पढ़ाई करता है पढ़ता है और उसका इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है वो और हिंदी को जब समझता है, तो मुझे पहले जो समय था हम जो है ना हिंदी के कोई वर्ड समझाने होते थे अंग्रेजी के, तो हम उनको हिंदी में अर्थ समझाते थे कि बेटा इसका मतलब ये होता है। अभी उल्टा हो गया है। अभी जब मुझे उसको हिंदी के कोई शब्द समझाने होते तो मुझे अंग्रेजी शब्दों में उसको बताना पड़ता है कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। तो और जी जी हिंदी में भी मैं देखता हूँ कि जब उनकी क्लासेस चल रही होती हैं तो टीचर्स इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उनको और कहते हैं कि हिंदी में लिखो, राइट द मात्रा ऑन द का अक्षर या खा अक्षर, इस तरह से अंग्रेजी में उनको बता रहे होते हैं क्वेश्चन को और उसका जवाब उनको हिंदी में देना होता है। तो इस विषय पर क्षमा मतलब क्या चाहूंगा, जो स्कूल स्तर पर। हिंदी शिक्षक होके अगर हिंदी कक्षा जी में कह रहा है तो गलत कर रहा है। बाकी तो जी 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 भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। वो अंग्रेजी सीख रहा है, अच्छे स्तर पर सीखे, अच्छा लगेगा। वैश्विक युग है, जर्मन सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है, स्पेनिश सीख रहा है, कुछ भी सीखे, स्वतंत्र है। अपनी अपनी भाषा को भी महत्व दे। लेकिन जी हिंदी भाषा के शिक्षक की जो बात कही ना आपने, वो थोड़ी जी सी कचोटती है। एक हिंदी शिक्षक को अगर कक्षा में वो चले गए तो हिंदी भाषा में ही बात करनी चाहिए। शब्द ज्ञान जी कैसे करवाएंगे अगर उन्होंने अंग्रेजी में बच्चों के साथ बात करनी शुरू कर दी? तो क्या केवल पाठ्य सामग्री वे बच्चों तक हिंदी में पहुंचा रहे हैं? केवल प्रश्नोत्तर का बिल्कुल दायित्व निभा रहे हैं? बाकी सब कुछ जो शब्द ज्ञान होता है, जो शिक्षक बच्चों को अनौपचारिक वातावरण में बहुत सारे शब्द सिखाता है, उसको कैसे सिखाएंगे? तो जी जी बात तो बस ये है कि आज कहते हैं हम कि अंग्रेजी का बोलबाला है। देखिए भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, भाषाएं सब मधुर हैं। हम्म, हमें जितनी भाषाएं आ जाएं, जितनी भाषाओं में हम पढ़ सकें साहित्य को, सब अच्छा रहेगा। हमें अपनी भाषा को आगे बढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना जी है, लेकिन किसी भी भाषा को पीछे खींच के नहीं। हम हम्म, अगर अपने बच्चे से कहें कि वो 5 भाषाएं सीखे, कम से कम 5 भाषाओं का जी ज्ञान उसे हो, तो होने दें। अगर बच्चा बच्चा है कि वह 5 भाषाओं का ज्ञान ले सकता है तो उसको होने दें। किसी भाषा का हमारा किसी भाषा से वैर नहीं है। लेकिन जो हिंदी शिक्षक हैं उनको ये दायित्व निभाना चाहिए कि बच्चे जी की जी अभिरुचि कैसे हिंदी की ओर लाएं। क्या हम्म, लयात्मक नवाचार अपनाएं प्राइमरी स्तर पर। प्राइमरी स्तर पर आप लयात्मक पाठ्यक्रम को कर दीजिए। खूब मतलब लयात्मकता के साथ आप कक्षा में जाइए, जी आनंदपूर्ण अधिगम हो, बच्चा हिंदी की ओर आएगा। आप ड़ हम्म, और ढ में अंतर सिखा रहे हैं और आपने गा के अगर बच्चे के साथ खेल लिए, आप कह रहे हैं ड़ व ढ वर्णों में बच्चों अंतर क्या है जाने हम, वाह, ये दोनों हैं जुड़वा से पर कुछ अंतर पहचाने हम, किसी शब्द बहुत में सुंदर। सबसे पहले कभी नहीं आते हैं ये, बाकी किसी जगह भी आकर झट घुल मिल जाते हैं ये। अब आपने ये कह दिया और आप समझा रहे हैं, दांत जी से ऊपर मुंह का हिस्सा ड़ को इससे प्यार है जी, मुंह की छत पर ढ का अपना पूरा ही अधिकार है जी, बिजली कड़कड़ बादल गड़गड़ गड़गड़ कड़कड़ शोर हुआ, सोचो जब ड़ बोल रहे थे उसने मुंह किस जगह छुआ, कड़वा वाह काढ़ा काढ़ा कड़वा
कड़वा काढ़ा कौन पिए, ऐसा कह के देखो बच्चों, ढ़ दोनों सीख लिए, वाह वाह ढ़ दोनों सीख लिए। तो लयात्मक बहुत सुंदर। नवाचार हो, बच्चे जी के जी अंदर जी साहित्यिक संस्कार तो आप वहीं से जगाएंगे। आप बड़े जी आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए कक्षा का, अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए। तो जब आप इस प्रकार की हिंदी पढ़ाएंगे ना, तो हिंदी की ओर रुझान आएगा, बच्चा सृजन की ओर जाएगा। जी निश्चित रूप से आप उसको सृजन की ओर लेके आ जाएंगे। आप जहां तुकांत में गुनगुनाना शुरू करेंगे बच्चों के साथ में, बच्चे धीरे धीरे करके लिखना शुरू कर देंगे। आप जी जी आज जी उनको उद्घोष सुना दीजिए कोई, आप कह दीजिए, ठग की बातों में ना आए, ओटीपी ना कभी बताएं, और आप इसी उस पर उनसे कहिए 2 लाइन लिख के दिखाएं, बच्चा लिख के दिखाएगा। धीरे धीरे जी करके साहित्यिक संस्कारों से सजाएं उसको। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आपने बताया। ये अगला प्रश्न करना चाहूंगा सर कि जो लेखन और शिल्प उसका एक दूसरे का पूरक है, तो क्या हम युवा रचनाकारों को ये कह सकते हैं कि वो लेखन की शुरुआत करें और शिल्प धीरे धीरे विकसित करें, या फिर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सहमत हूँ शुचि जी के विचारों से, लेकिन प्रारंभ में जहाँ शुचि जी कह रही हैं कि जब थोड़ी सी परिपक्वता आ जाए, उस समय लेखन में शिल्प गत विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन जब प्रारंभ करें ना, तपस कोई भी जी चीज है क्रमिक विकास के द्वारा सीखी जाती है। मैं उदाहरण दूं, जी अगर जी जी साइकिल भी चलाना सीख रहा है, साइकिल तो बहुत एक तरह से छोटी सी चीज है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, व्यावहारिक है। कि जब साइकिल भी चलाना सीखते हैं ना, तो पहले बड़ी साइकिल होती थी, तो पहले कैंची चलाना सीखते थे, फिर डंडा चलाना सीखते थे, फिर आप गद्दी पे बैठ के चलाना सीखते थे। तो एक क्रमिक विकास है। सबसे पहली बात है कि अगर हमें साहित्य सृजन का बीज अंकुरित करना है बच्चे के मन में, तो उसको उस समय शिल्पगत ज्ञान देंगे ना, तो वह घबरा जाएगा। वो सोचेगा कठिन चीज है, इसको नहीं स्वीकार करना है, और ये नहीं कर जी पाऊंगा मैं, ऐसा सोचेगा। ऐसे ही जी सोचिए कि किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को गद्दी पे पहले बैठा के कहा जाए कि तू साइकिल चलाना शुरू कर दे, तो मैं नहीं हम्म, समझता कि वो सीखता। वो क्रमिक विकास वही है कि वो कैंची चलाना सीखेगा, वो डंडा चलाना सीखेगा, उसके बाद फिर वो गद्दी पे चलाना सीखता है। अब जी क्या है बात शिल्प की, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही उदाहरण दिया शुचि जी ने। लेकिन प्रारंभ में पहले भाव को कागज पर उतारना आना चाहिए। अब अगर हम विद्यालयी स्तर पर अगर ऐसे प्रयास करेंगे, तो कई बार बच्चों की रचनाएं ऐसी आती हैं जहां पर वो छंदबद्ध नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं भाव की दृष्टि से देखूं तो बहुत अच्छी होंगी। तो कम से कम एक स्तर पर उनको इतना पता चल गया कि भाव पक्ष क्या होता है और कैसे संवेदनाओं को कागज पर उतारा जाता है। अब क्या है, जी क्रमिक विकास क्या है, धीरे धीरे करके उसके व्याकरण पर उनसे बात की जाएगी, धीरे धीरे करके उनको समझाया जाएगा। तो पहले प्रारंभिक रचनाओं में हो सकता है कि उतना परिपक्वता ना झलके, शिल्पगत कुछ खामियां हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके परिष्कृत होती चली जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हमने उसके मन में जो साहित्य का अंकुर बोया था, जो बीज बोया था, वो जो अंकुरित हुआ, वो जो पौधे का आकार लेगा, वो जब पूरे वृक्ष का आकार ले जाएगा, तो वहां पर तो वो शिल्पगत विशेषताएं उसकी हो ही जाएंगी। लेकिन जी प्रारंभ मेरी राय में केवल भाव पक्ष को लेकर करना चाहिए। किसी भी भावना को कागज पर उतारने की कला बहुत बड़ी कला है। तो जी सबसे पहले उस कला का विकास जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कर देना चाहिए, उनको सृजन तक पहुंचाना चाहिए, धीरे धीरे करके शिल्पगत ज्ञान देना चाहिए। अगर जी प्रारंभ में जी शिल्पगत ज्ञान दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि कहीं वो अपने भावों को उतारने में कहीं वो बाधा महसूस करेगा। बिल्कुल स्वच्छंद होकर उसको पहले कागज पर भाव उतारने दें, फिर उसको शिल्प जी समझाएं। जी जी बिल्कुल, जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुंदर, था ये। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय था कि हम अक्सर जो है मैं बहुत सारी शिकायतें थी जब हमने युवा रचनाकारों से बात करी कि जब वो अपनी रचनाओं को लिखते हैं और कहीं पोस्ट करते हैं, कहते हैं, तो कुछ मनीषी होते हैं, तो वो उसमें त्रुटियां मतलब ढूंढ के उनको बताते हैं कि यहाँ पे मात्रा भार ठीक नहीं था, यहाँ पे ये लय ठीक नहीं थी, यहाँ पे ये जो है ना एक दूसरे से राइम ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सब गलतियां वो शुरू में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सकुचाते हैं फिर अगली रचना को लिखने में, या उसको बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है ना एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ लिखें, शुरुआत करें, और जब धीरे धीरे उन चीजों में हम लिखते चले जाएंगे तो शिल्प भी हमारा साध्य होगा, और आएगा। वो बहुत सब चीजें एक धीरे धीरे, और उसके बाद फिर किसी ना किसी से हम प्रेरणा ले सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन ले सकते हैं, बिल्कुल जो मार्गदर्शन सीनियर से लेना लिखने चाहिए वाले। अपने। बिल्कुल, वो जी जी क्रमिक जी विकास है, वो मिलेंगे जरूर, मार्गदर्शक मिलेंगे, फिर वो समझाएंगे, वो क्रमिक विकास धीरे धीरे करके शिल्प का व्याकरण उनको आता चला जाएगा। लेकिन प्रमुखता तो आरंभ में भाव पक्ष को ही लेके होना चाहिए, उनको संवेदनाओं को कागज पर उतारना आना चाहिए। जी जी जी। जब वो आगे उसको बढ़ाएं तो शिल्प और उनका सृजन दोनों साथ में लेके चलें तो वो संपूर्ण हो जाते हैं। कि मात्रिक छंद और अमात्रिक छंद, तो क्या मात्रिक छंद में लिखना ही कवि बनने की आवश्यकता है? तो बस बहुत अच्छा प्रश्न है। मात्रिक और अमात्रिक छंद दोनों ही देखिए स्वीकार्य हैं। जी भावनाओं को कागज पर उतार, बहुत सी ऐसी रचनाएं आती हैं जो अमात्रिक हैं लेकिन बिल्कुल असर छोड़ती हैं। तो एक जो जी अमात्रिक छंद भी होना, तो उसमें एक जो भावात्मक पक्ष हो, शिल्प उसका भी है, उसमें भी एक प्रवाह होना चाहिए, उसमें भी एक लयात्मकता होनी चाहिए, एक लयात्मकता है उसके अंदर भी। और जो मात्रिक छंद है उसमें तो अपने आप में लयात्मकता है, गेयता है, भाव पक्ष अच्छा हो तो बहुत सुंदर लगता है, कर्णप्रियता उसके अंदर होती है। तो मेरी राय जी में तो आप चाहे मात्रिक छंद लें चाहे अमात्रिक छंद लें, भाव आपके बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो पाठक की संवेदनाओं को छू जाए। ऐसे अगर जी भाव लेके आप लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से रचना प्रभावी आपकी हो जाएगी। इस अवसर पर मुझे अमात्रिक छंद में मुझे नरेश जी की रचना है, मैं उसे आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा, जी जी, उसको स्वागत है सर। अमात्रिक रचना है लेकिन वो अपना प्रभाव पूरी तरह से छोड़ने में सफल रही है। जी एक मिनट मुझे दीजिए। तो अमात्रिक और मात्रिक का मैं जो कह रहा था कि और मात्रिक जो छंद है वो निश्चित रूप से यह नहीं है कि मात्रिक छंद ही आपको कवि बनाएगा। अमात्रिक छंद भी, अमात्रिक छंद में रचनाएं लिखी गई हैं। इस समय मुझे वो रचना, एक मिनट बस मैं देख रहा हूँ कि वो रचना मुझे मिल जाए। मुझे बहुत प्यारी रचना लगी थी और उसका मैंने फोटो भी क्लिक किया था। जी आप सबको भी सुंदर रचना लगेगी। देखिए सुनिएगा, जी नरेश जी जी सक्सेना जी की रचना है और अमात्रिक छंद जी है। जी सर। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो हैं ही नहीं। जी बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं। इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। तो अपने आप में संवेदनाओं को छूती भी कविता है। तो कविता जी तो जी यही है, चाहे वो छंद कोई सा भी हो, चाहे अमात्रिक हो चाहे मात्रिक छंद हो, दोनों में सृजन करें, लिखें, हृदय को उसमें कागज पर उतार दें। अगर जी हृदय कागज पर उतर गया है ना तो कविता जी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया सर। और वाकई में मतलब जब हम इन सब विषयों को सुनते हैं और स्पेशली इस तरह की रचनाएं सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार हिंदी का किस तरह का विस्तार है, कि हम बहुत ही जो है जटिल शब्दों में जब बात कहते हैं तो भी जो है ना वो अलग प्रभाव छोड़ती है, और जब बहुत सरल शब्दों में हम अपनी बात कह देते हैं तो वो उससे भी ज्यादा प्रभाव छोड़ती है, और बिल्कुल जो है ना बिल्कुल। मन तक उसका प्रभाव होता है। तो बहुत सुंदर, बहुत सहज बात कही। आप एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा मैं। तुकांत और आतुकांत जो कविताएं होती हैं उनमें क्या भिन्नता है, और कौन सी ज्यादा श्रेष्ठकर है या बेहतर है, या फिर देखिए अभी रचना बिल्कुल के पॉइंट ऑफ व्यू यही से? प्रश्न आपने ना, हाँ बिल्कुल, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी इसी प्रकार का एक प्रश्न था। और जी मेरा कहना यही है कि हम हृदय की भावनाओं को ना बस तपस कागज पर उतारें। सबसे जी पहले है कि हृदय की भावनाएं कागज पर आए। अब वो किस माध्यम से आ रही हैं, वो चाहे अतुकांत हैं चाहे तुकांत हैं। तुकांत क्या होता है, ये एक मनोविज्ञान है कि हम ना तुक वाली चीजों को पसंद करते हैं। राइमिंग चीज होगी तो हम पसंद करेंगे, लयात्मकता जी उसके अंदर है तो उसको हम पसंद करेंगे। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि अतुकांत में भाव नहीं होते।
अतुकांत में भी भावों को ऐसे पिरो दिया जाता है, जैसे अभी मैंने नरेश सक्सेना जी की कविता सुनाई थी। और भी बड़े नाम हैं जो केवल अतुकांत लिख रहे हैं। अरुण कमल जी हैं, बिल्कुल हृदय स्पर्शी कविताएं हैं उनकी। सारी कविताएं अतुकांत हैं। तो अरुण कमल जी पाठ्यक्रम में भी हैं, मतलब सीबीएसई वो एनसीईआरटी ने उनको प्रकाशित किया है अपनी पुस्तकों में। तो हृदय स्पर्शी भाव हैं। तो तुकांत और अतुकांत का कोई वो नहीं है, आप जिसमें सृजन करना चाहें करें, लेकिन हृदय से करें। सबसे पहली शर्त जो है ना, साहित्य वैसे साधना है। और जैसा हम अभी चर्चा करते चले आए कि साहित्य साधना है, एक रचना अगर हमने लिख ली है ना, तो उसको पढ़ें, दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें। मतलब ये नहीं है कि एक बार लिखी और उसके बाद हमारी रचना फाइनल हो गई, नहीं, उसको कई बार पढ़ने के बाद तब कहीं जाके आप प्रकाशन के लिए भेजें। तो चाहे वो आप तुकांत में लिख रहे हैं, अतुकांत में लिख रहे हैं, इतना वो नहीं करता है, महत्व नहीं रखता है। महत्व यह रखता है कि आप हृदय से लिखें, आपके अंदर मतलब ऐसा भाव होना चाहिए उसका जो संवेदनाओं को छूने की क्षमता रखता हो। अगर हृदय को छूने की, संवेदनाओं को छूने की किसी भी रचना में क्षमता है, तो निश्चित रूप से वह पढ़ी भी जाएगी और कालजयी भी होगी। बहुत सारे आपने देखिए गीत सुने हैं, जो गीत तो लिखा ही तुकांत तो उस पर जाता है, तो लयात्मकता भी होती है, कर्णप्रियता भी हुई, लयात्मकता तो आई और वेता भी हो गई, दोनों चीजें मिल गई, भाव पक्ष बहुत प्रधान हुआ, तो निश्चित रूप से वह कर्णप्रिय होता है और कालजयी बन जाता है, कालजयी रचनाएं हो जाती हैं। दोनों प्रकार की रचनाएं पढ़ी जाती हैं और स्वीकार की जाती हैं। बस हृदय में उतरने वाली शर्त होनी चाहिए, और दोनों विधाओं से हृदय में उतरा जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत सर, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ हम हैं। काफी अच्छा लंबा कार्यक्रम हमारा चल गया है। हम कोशिश कर रहे थे इसको 2 घंटे के अंदर समेटने की, लेकिन जब चर्चा निकलती है इन विषयों पर तो वो लंबी चलती है। मैं बिल्कुल कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न केवल आपसे पूछूंगा और उसके बाद आप सबसे विदा लूंगा, आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर, अंतिम प्रश्न मेरा यह है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, स्वामी जी ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति, बिल्कुल उन्होंने हृदय से अपनी बात कही है, एक प्रकाशक मतलब, और उसको पूरी तरह से व्यक्त किया है। और शुचि जी का बहुत अच्छा रहा है, जी, दीप, सब आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। जी जी, धन्यवाद सर। सर, अंतिम प्रश्न यह है कि अक्सर ये कहा जाता है, हमने युवाओं से भी इस बारे में डिस्कशन किया कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा पढ़िए, अच्छे से अच्छा पढ़िए। अभी सुचि दीदी ने भी इस मतलब बात को बड़े मुख्यता से कहा था कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा पढ़िए, अच्छे से अच्छा पढ़िए। तो हम कैसे पढ़ने के लिए जो है ना युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं? क्योंकि मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं भी कई बुक्स खरीद के लाता हूं, लेकिन मैं बहुत कम ऐसा होता है कि बुक्स को पूरा पढ़ पाऊं। ये मतलब मैं बीच में रुक जाता हूं या फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो हम इसकी एक कोई तकनीक आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की खुद में मतलब पैदा करें एक इच्छा, और जो है ना हम की, ताकि अधिक से अधिक अच्छा विषय पढ़ सकें। देखिए तपस, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पढ़ने की आदत जितनी पड़ जाएगी उतना ही आप अच्छा लिख भी पाएंगे और सोच भी अच्छा पाएंगे। क्योंकि देखिए जो हमारे पूर्ववर्ती रचनाकार हैं या जो समकालीन रचनाकार हैं, उनको पढ़ने से क्या होता है कि एक तो हमें बहुत सारे जो मुद्दों पर हम लिखना चाह रहे हैं, बहुत से शब्द हैं, प्यारे प्यारे शब्द हमें मिलते हैं, भाव पक्ष हमारा और भी अधिक अच्छा हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है, और उतनी ही संवेदनाएं घनीभूत होती हैं। तो ये तो पढ़ने से तो बहुत कुछ आता है। तो सबसे जितनों को भी आपने, जितने भी जो प्रसिद्ध लेखक हैं, अगर उनको भी हम सुने तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने अधिकाधिक पढ़ा है, एक दूसरे को खूब पढ़ा है। जैसे मान लीजिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी रही हैं जहां उन्होंने एक दूसरे को सुना भी बहुत है। जो प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं, चाहे सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला जी, इन जयशंकर प्रसाद जी, इन लोगों ने एक दूसरे को सुना भी है, पढ़ा भी एक दूसरे को बहुत है, और समकालीन रचनाकारों को तो खूब पढ़ा है। तो उनके साहित्य में जो हमें आज बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वे एक पाठक पहले थे, बाद में कवि। जैसे एक अध्यापक की बात लूं, एक अध्यापक, कौन सा अध्यापक सफल है? तो वह अध्यापक सफल है जो अध्येता पहले है और अध्यापक बाद में, जिसके अंदर सीखने की ललक है, नई नई चीजें सीख रहा है।
तो ठीक ऐसा ही इस वो है कि कौन सा लेखक, कौन सा साहित्यकार सफल है, जिसने अधिकाधिक पढ़ा है, जो अधिकाधिक पढ़ रहा है, तो इस वही निश्चित रूप से आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं देगा, कालजयी रचनाएं देगा। दूसरी बात रही, आपका प्रश्न आया कि आदत कैसे बनाई जाए। तो देखिए, हमारे समय में तो निश्चित रूप से उस समय जब इतने डिजिटल साधन नहीं थे, तो हमारा तो समय, चाहे वो गर्मी की पढ़ते समय भी जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, उसमें बहुत सारे उपन्यास पढ़ दिए जाते थे। और मतलब बचपन में ये चंपक, नंदन, पराग, इनको पढ़ते हुए समय बीता है। बाद में उपन्यास भी खूब पढ़े हैं, और 2-2 दिन में एक उपन्यास पूरा हो जाता था। तो पढ़ने की आदत तो ये कहीं अपने अंदर संस्कार के रूप में उतारनी पड़ेगी। और वो कैसे उतरेगी? आप एक पृष्ठ रोजाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अगर देखिए, नाच्यो बहुत गोपाल एक उपन्यास है, आप 2 पेज पढ़ के और फिर रख के देखिए, उसको नहीं रख पाएंगे। आप ऐसी पुस्तकों का चयन कीजिए, चित्रलेखा आप पढ़ लीजिए, 2 पेज पढ़िए बस शुरू के, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे उसको, और रात रात में जाग के पढ़ेंगे। नाच्यो बहुत गोपाल आप लेके देखिए, तो आप 2 पेज पढ़ने के बाद रुक ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा हमें क्या करना है, आदतें विकसित करने के लिए। और आज जो युवा पीढ़ी है, जो और स्कूली बच्चे हैं, उनको पत्रिकाएं पढ़ने की, चाहे ई पत्रिका ही हम उनके पास भेजें, आज ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है, ई पत्रिकाएं भेजें। कुछ नहीं, 90 पेज की अगर पत्रिका जाती है, अगर उसने 4 पेज भी पढ़ लिए, तो धीरे धीरे एक पठन का संस्कार विकसित होगा। ठीक यही युवा रचनाकारों से मेरा आह्वान है, सभी से आह्वान है कि हमें ना पढ़ने की आदत विकसित करनी है। चाहे 1 पेज पढ़ के सोएं, लेकिन वो आदत डालें, तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा, फिर आदत हो जाएगी, और जितना हम पढ़ेंगे उतना निखरेंगे। सूत्र है ये, तो जितना पढ़ेंगे उतना निखरेंगे। तो इस सूत्र याद कर लें और इसको अपनाएं, संस्कार के रूप में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि इसको संस्कार के रूप में अपना लें, और प्रतिदिन कोशिश करें कि कम से कम कुछ छोटा सा हिस्सा चाहे पढ़ के सोएं, 1 पन्ना 2 पन्ना या छोटा कुछ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, तभी हम बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। जो आपको विषय पसंद है उनको पढ़ लें, जरूरी नहीं है कि आपको हर तरह की किताब पढ़नी है या हर तरह की रचना पढ़नी है। तो इसी के साथ सर मैं मतलब आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत छोटे से आमंत्रण पर आपने आना स्वीकार करा और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें दी, और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी का मैं एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ सर।